अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाज़रीन, पाकिस्तान में नए सूबों के क़याम का मौजू कई बरसों से ज़ेर बहस है, जो सियासी, इंतज़ामी, मुआशी और समाजी अवामिल से जुड़ा है। ये बहस वक्तन फ़वक्तन शिद्दत इख्तियार करती रही, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातें, माहिरीन और अवामी हल्के इसे मुख्तलिफ ज़ावियों से देखते हैं। कुछ इसे इंतज़ामी इस्लाहात और तरक्की के लिए ज़रूरी समझते हैं, जबकि कुछ लोग इसे सियासी तकसीम और वफाक की कमज़ोरी का बायस करार देते हैं। नए सूबों के क़याम के हवाले से ये मौक़िफ़ भी पेश किया जाता है कि मौजूदा इंतज़ामी ढांचा आबादी के दबाव और वसाइल की गैर मुसावी तकसीम के बायस नाकाम हो चुका है। मिसाल के तौर पर पंजाब की आबादी 12 करोड़ से ज़ायद है, जो कई ममालिक से ज़्यादा है, जबकि बलोचिस्तान की आबादी महज 1.5 करोड़ के करीब है। इस अदम तवाज़ुन की वजह से वसाइल की तकसीम, तरक्याती मनसूबों और गवर्नेंस में मसाइल पैदा हो रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 45% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है और देही इलाकों में तालीम और सेहत की सहूलियात की कमी नुमाया है। इसलिए कहा जाता है कि नए सूबों के क़याम के बाद बेहतर गवर्नेंस और इंतज़ामी ढांचा ज़्यादा मौसर और आवाम के करीब होगा, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम होगी, छोटे शहरों और देही इलाकों को तरक्की के मौक़े मैसर आएंगे। अज़ला और तहसीलों तक इख्तियारात की मुंतकली से मुकामी मसाइल बेहतर हल हो पाएंगे। इसके अलावा मुआशी थिंक टैंक इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने नए सूबों से मुतल्लिक 3 मनसूबे पेश कर दिए हैं और अपनी इस रिपोर्ट में मौजूदा इंतज़ामी ढांचे को मुआशी मसाइल हल करने में नाकामी का ज़िम्मेदार करार दिया है। रिपोर्ट में यह बताया गया कि नए सूबों के क़याम के हवाले से पहले मंजरनामे में मुल्क में 12 छोटे सूबे बन सकते हैं, दूसरे मंजरनामे में 15 से 20 छोटे सूबे कायम हो सकते हैं, जबकि तीसरी सूरत में 38 वफाकी डिवीज़न का क़याम अमल में आ सकता है। 12 छोटे सूबे कायम करने से हर सूबे की आबादी कम होकर 2 करोड़ तक हो जाएगी और इस वक्त पाकिस्तान की औसत सूबाई आबादी 6 करोड़ से ज़ायद है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सूबों में आबादी के बेतहाशा फ़र्क की वजह से न सिर्फ मसाइल में इजाफा हो रहा है, बल्कि गुर्बत, बेरोज़गारी और तालीम की शरह में फ़र्क बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि नए सूबों के क़याम से नई असम्बलियाँ, गवर्नर्स, हाई कोर्ट्स और दीगर इदारों के अखराजात बढ़ेंगे, जो पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी हालत में मुश्किल दिखाई देता है। इसके साथ साथ नए सूबों के क़याम के लिए सूबाई और कौमी असम्बलियों से 2/3 अक्सरियत से करारदाद पास करना ज़रूरी है, जो मौजूदा सियासी हालात में मुश्किल दिखाई दे रही है, क्योंकि बड़ी सियासी जमातें नए सूबों को अपनी सियासी ताकत के लिए ख़तरा समझती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि नए सूबों के क़याम के हवाले से एक वसी तर कौमी इत्तफ़ाक़ राय होना बहुत आम है, जिसके लिए मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना होगा और कोई बेहतर हल तलाश करना होगा। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सीनियर पॉलिटिशियन मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आपके वक्त का दुरानी साहब। सबसे पहले तो ये नए जो यूनिट्स बनाए जा रहे हैं, सूबे बनाए जा रहे हैं, इसके हवाले से एक डिबेट जो छिड़ गई है अब इस पर 2 किस्म की आ रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा होने जा रहा है, कुछ कह रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन है, असल जो इशूज़ हैं मुल्क के उससे तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है। मेरी इतलात तो यही कहती हैं कि ऐसा होने जा रहा है वाकई, लेकिन आपका वफाकी दारुल हुकूमत में पड़ाव रहता है, क्या कंफर्म करते हैं इस चीज़ को कि सीरियस लिया जा रहा है स्टेक होल्डर्स की तरफ से कि ऐसा कुछ करना है, और इज़ इट जस्ट फॉर द कंजम्पशन ऑफ मीडिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजम्मिल, ये जो प्रपोजल आई है और इसके बारे में जो एक माहौल बना है, इसके पीछे जो अब तक की इतलात हैं उसमें यह है कि इसकी इनिशिएशन में मुल्क के जो मतलब रिस्पॉन्सिबल हल्के हैं वो इस लाइंस पे डेफिनेटली सोच रहे हैं, और जो इसके बारे में बात हो रही है तो वो बिला सबब तो नहीं है। डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोच इस तरफ बन रही है और इसके बारे में एक इरादा भी गालबन मौजूद होगा। और मैं चूंकि इस इशू को आज से 2008 से डील कर रहा हूँ, मैंने ही नए सूबों की बात की थी फर्स्ट टाइम। इसका जो इस वक्त जो वर्किंग पेपर घूम रहे हैं वो सारे वर्किंग पेपर उसी वक्त मैंने ही बनाए थे और पूरी दुनिया की एक कंपैरेटिव स्टडी भी दी थी। और मैं समझता हूँ कि तमाम मुल्कों में जिन्होंने अपने गवर्नेंस को अच्छा किया है, ठीक किया है, उन्होंने एक उसमें टूल जो यूज किया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की रीएडजस्टमेंट है।
और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के साइज को एडजस्ट करना, उसकी जियोग्राफी को एडजस्ट करना, और उसके साइज को, पॉपुलेशन को, और उसकी जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं उनके मुताबिक उसकी डिवीजन को एडजस्ट करना। दुरानी साहब, ये ट्रस्ट करना मैंने इसलिए पूछा कि ऐसा होने जा रहा है या नहीं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अवाम, बिलखसूस जनूबी पंजाब के अवाम जहाँ से आपका भी ताल्लुक़ है, इतनी दफ़ा इस पर उनको यूज़ किया गया है, एक्सप्लॉयट किया गया है कि नारे तो बहुत लगे। आपको याद होगा 2013 की PMLN की गवर्नमेंट जाने से 1 साल पहले वो इस पर सीरियस दिखाई दी है। पीपल्स पार्टी भी 2008 में जाने से पहले सीरियस हुई इस पर, फिर जनूबी पंजाब महाज बना, गालिबन आपको भी कॉल्स आई कि इसमें शामिल हो जाइए, आप नहीं हुए, और उन्होंने भी कुछ डिलीवर नहीं किया। इस दफ़ा डिलीवर हो जाएगा ये? देखिए, ये जो इसका पूरा सिलसिले की हिस्ट्री ये है कि 2008 में मुज़म्मिल ये जो तहरीक थी जनूबी पंजाब और बहावलपुर सूबे की बहाली की, ये मैंने खुद लीड की, और इसके ऊपर पब्लिक अवेयरनेस से लेके पब्लिक एक्टिविटीज के पॉलिटिकल, इसमें जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंस, और इसमें तमाम सूबों को स्टेक होल्डर बनाया गया, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 2012 में ये जो करारदाद थी ये मुत्तफिका तौर पर पंजाब असम्बली में मंजूर हुई कि पंजाब में 2 नए सूबे बनाए जाएं, बहावलपुर सूबे को बहाल किया जाए और जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाए। और ये वादा नहीं हुआ, ये आईनी तकाजा पूरा हुआ, जिसके तहत 2/3 अक्सरियत के साथ किसी सूबे की तकसीम से पहले उस सूबे की असम्बली का जो एक इंटेंट है वो मरकज को मिलना जरूरी है आईने पाकिस्तान के मुताबिक। तो मैं समझता हूँ कि वो तकाजे पूरे हो गए थे। उसके बाद जो आप फरमा रहे हैं कि 2013 से पहले मुस्लिम लीग की क़यादत से मेरे साथ खुद इसके ऊपर कमिटमेंट की हुई है, मुझे याद है। इसी तरह पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप तो दुरानी साहब, ये इस पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड करता है 239 जो आर्टिकल है उसकी ज़ेली शिक 4 ये कहती है कि 2/3 अक्सरियत भी आपको चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज राज़ी हो जाएंगी? उनकी तो इसमें डिमाइस है, उनका बहुत नुकसान नहीं हो जाएगा, उनका पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ होगा। फॉर इंस्टेंस अगर सिंध की डिवीजन की बात हो जाती है, पीपल्स पार्टी नेशनलिज्म को अपील नहीं करेगी, पंजाब में नए सूबे की बात होती है, PMLN PTI एतराज़ नहीं करेगी। हाउ इज़ दिस गोइंग टू बी पॉसिबल? देखिए, ये पॉसिबल ऐसे होगा कि ये हो चुका है। अच्छा, देखिए, मतलब 2012 में ये सब कुछ हो चुका है। बात ये है कि पार्टीज का इसमें नुकसान नहीं है, इसके अंदर पार्टी पे काबिज जो खानदान है उनका प्रॉब्लम है। वो खानदान जो अपने आप को मरूसी तौर पर सियासत के अंदर एक हकीकत तस्वर करते हैं और ये सोचते हैं कि जो कुछ होना चाहिए उनकी मर्जी का होना चाहिए, और सूबों को उन्होंने एक किस्म का मिल्किंग काऊ की तरह यूज करते हैं मुल्क के अंदर, और वो उसमें से जो भी रिसोर्सेज आते हैं उनको अपने जाती और अपने जिसे कहते हैं सियासी मफादात के लिए इसको अख्तियार करते हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि 2 इश्यूज जो हैं पाकिस्तान में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक, आप 18वीं तरमीम जो 2010 में पास हुई उसकी हिस्ट्री उठा के देखिए, क्योंकि मैं उसका हिस्सा था और मैं अकेला पॉलिटिशियन था जिसने उस 18वीं तरमीम के हक में वोट नहीं दिया, बाइकआउट किया, उस पर प्रोटेस्ट किया। इश्यूज यही 2 थे। एक, मेरा ये मानना था कि जी आप NFC अवार्ड सूबों को तो दे रहे हैं, बोरी भर के चीफ मिनिस्टर को दे रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर को ये पाबंद नहीं कर रहे कि जिस फार्मूले के तहत, जिस NFC अवार्ड के तहत सूबे को मिल रहा है उसी फार्मूले के तहत वो नीचे भी दे इसके लिए। और ये जब मैंने सेनेट में इस आवाज पे शोर मचाया तो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने खड़े होकर मुझे कहा कि जी ये तो आप सूबाई खुद मुख्तारी को इफेक्ट करें। ये कौन सी सूबाई खुद मुख्तारी है जो वसाइल को चीफ मिनिस्टर तक तो पहुंचाती है लेकिन अवाम तक पहुंचाने से उसको रोकती है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है ना कि अगर लोकल बॉडीज नहीं होंगी तो डेमोक्रेसी लेजिटिमेट नहीं है। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन ये किन लाइंस में होगा दुरानी साहब? क्योंकि ये जो थिंक टैंक है इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट, इसके जो प्रोपोजिशंस हैं
वो ये बताती हैं कि अब 3 फार्मूले हैं। पहला ये कि 12 छोटे सूबे बनेंगे, दूसरा 15 से 20 बनेंगे, तीसरा ये है कि 38 फेडरल डिवीज़न बनाई जाएंगी। अब ये किन लाइंस पे होगा? कहीं लसानियत का इशू भी है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी एग्जिस्ट करती है, कहीं रीजनल लेवल पे सूबे बनने चाहिए, तो किन लाइंस पर ये होना चाहिए आइडियली अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, मैं इसके बारे में जो थिंक टैंक्स के जरिए सूबे बनाने का तस्वर है या किसी रिपोर्ट के जरिए सूबे बनाने का तस्वर है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। मैं सूबे बनाने के हक में हूं, लेकिन मैं सूबे बनाने के तरीकेकार उसी को जायज समझता हूं जो आइन के अंदर दिया गया। तो दुरानी साहब, ये एक और इशू ये भी तो इमर्ज कर सकता है ना। पहले ही पाकिस्तान एलीट कैप्चर का इतना बोझ उठाता है, एक रिपोर्ट कहती है $18 बिलियन हम एलीट सब्सिडीज़ में ज़ाया कर देते हैं। अब अगर इतने सूबे बने और हज़ारों वुज़रा मुशीरान की एक नई फ़ौज खड़ी हो जाए, जस्टिस साहिबान भी, चीफ सेक्रेटरी साहिबान भी आ जाएँ, तो इतना रेवेन्यू होगा हमारे पास कि हम ये डिवीजन इक्विटेबली कर सकें? हमारे पास तो ब्यूरोक्रेसी को आगे ही संभालने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। देखिए, मैंने तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में और ये जो सूबे की मैनेजमेंट के बारे में, जिस वक्त ये सूबों का अमल शुरू हुआ था, पहला सवाल यही उठा था कि जी खर्चे बढ़ जाएंगे तो कैसे। मैंने इसके ऊपर पूरा रिसर्च पेपर दिया हुआ है, किसी वक्त आपसे भी मैं शेयर कर लूंगा कि सूबा जब एक साइज से बड़ा होता है या सूबे जब बड़े साइज के होते हैं तो उसकी मैनेजमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है। इस वक्त पंजाब के अंदर, पंजाब वाहिद सूबा है पाकिस्तान के जिसके अंदर पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट या पर कैपिटा एक्सपेंस जो है पब्लिक पे जो हो रहा है वो सबसे कम है और जो मैनेजमेंट पे हो रहा है वो सबसे ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि जो ब्यूरोक्रेटिक सर्कल है, जब बहावलपुर सूबा था तो उसके अंदर 8 सेक्रेटरी उसको चलाया करते थे। इस वक्त पंजाब के अंदर 60 सेक्रेटरी है, 70 सेक्रेटरी है। मतलब यह है कि जब छोटे सूबे बनते हैं तो उससे हुकूमत अवाम के करीब आ जाती है और अवाम के करीब आने की वजह से हुकूमती अखराजात कम हो जाते हैं। अब अगर कोई वैसे ही चोरी करता है या कोई मतलब मुल्क की अपने अवाम से दुश्मनी करता है, उस पर इतना लोड डालता है तो वो डाल सकता है, लेकिन असूली तौर पे ये कोई प्रिंसिपल नहीं है कि छोटे सूबे से खर्चा बढ़ेगा, छोटे सूबे से खर्चा कम। तो दुरानी साहब, इस पे जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं हर सूबे की, लेट्स से मैं जनूबी पंजाब की बात कर लेता हूँ, अब वहाँ पर मुख्तलिफ आरा हैं। कोई सराकिस्तान की बात करता है, कोई मुल्तान सूबे की बात करता है, कोई बहावलपुर सूबे की बात करता है। इंडिजिनस कम्युनिटीज़ का कंसेंसस, इत्तफाक़ राय कैसे होगा? इससे तो एक नया पेंडोरास बॉक्स नहीं खुल जाएगा कि एक ऐसी डिबेट शुरू हो जाएगी जिसमें इतने डिसएग्रीमेंट भी बढ़ने का खतरा है? देखें, ये सबसे ज़्यादा ये जो डिबेट थी ये जनूबी पंजाब में थी। बहावलपुर वाले कहते थे हमें सूबा चाहिए और वहां पे जो सराइकी सेंटिमेंट था वो ये चाहते थे कि हमें सराइकी सूबा मिलना चाहिए जिसके अंदर, जिसकी वजह से हमारी पहचान का सबब बने। दोनों के जो मौक़िफ़ थे उसमें वजन था। लिहाजा हमने जब वहां पे डेलिब्रेट किया, जब आपस में तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके चले, तो हमने दोनों इश्यूज का रिजॉल्व निकाल ली और सूबाई असेंबली ने उसको अप्रूव कर दिया। हमने कहा जी कि आप बहावलपुर सूबे को बहाल कर दें क्योंकि इट वाज अ प्रोविंस बिफोर, और इसी तरीके से आप जनूबी पंजाब को सराइकी सूबे की पहचान के लिए एक सूबा बना दें, जिसपे एग्रीमेंट हो गया और इत्तेफाक हो गया। और अब आप ये अंदाजा करें कि जब पाकिस्तान बना था उस वक्त पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान के अंदर 1954 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, मगरबी पाकिस्तान में 6 सूबे थे। NWFP था, पंजाब, बहावलपुर, खैरपुर भी एक सूबा था पूरा, और उसी तरह सिंध और बलोचिस्तान, और इसी तरह जो कराची वाज द कैपिटल टेरिटरी। तो मतलब ये याह्या खान ने, और 1 यूनिट जब बना 54 में, उसके बाद 71 में जब 1 यूनिट खत्म हुआ तो याह्या खान ने LFO के जरिए पंजाब के जियोग्राफी को चेंज किया और पंजाब को एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट बना दिया प्रोविंस, जबकि पंजाब तो पूरे मुल्क को बैलेंस करने वाला प्रोविंस है। सब देखा जाए ना, अगर ये ओवरऑल कंडीशन 70 ईयर्स की हम देखें तो बहावलपुर वो स्टेट थी, वो सूबा था जिसने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जब आया 47 में तो अपना गोल्ड और रिसोर्सेज दे के उसको हल किया। और आज अगर देखा जाए 80 साल के करीब होने वाले हैं तो 45% पॉपुलेशन बहावलपुर की खत गुरबत से नीचे है।
तो इस तरह फिर पख्तूनख्वा में भी जो मसाइल हैं वहाँ पर अगर हज़ारा सूबे की बात होती है या कराची को अगर सिंध में चले जाएं एक सेपरेट सूबा बनाने की बात होती है कि पीपल्स पार्टी के हवाले से जो ग्रीवेंसेस हैं कि इनका जो मैंडेट है वो रूरल सिंध का है लेकिन ये ऑपरेट करते हैं अर्बन सिंध में, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला नहीं बन जाएगा? पीपल्स पार्टी इज़ नेवर गोइंग टू गिव अप कराची। जी देखिए, मेरा ये ख्याल है कि बाद इश्यूज ऐसे हैं जो सेमी सेटल्ड हैं। हजारा का इश्यू, मैं खुद चूंकि हजारा से बहुत ज्यादा लिंक हूँ, हजारा के अंदर और हमारी तहरीक के अंदर हजारा मुसलसल शामिल रहा है। हजारा के बारे में कंसेंसस है NWFP में भी और उसमें भी कि उसको अगर एक अलग प्रोविंस बनाया जाता है तो किसी को उस पर एतराज नहीं होगा। इसी तरह फाटा का जो नया एरिया इस वक्त मर्ज किया गया है NW उसके अंदर KP के अंदर, उसके बारे में भी मुझे नहीं लगता कि वहां कोई प्रॉब्लम होगा, बल्कि वहां प्रॉब्लम रिसॉल्व होंगे। प्रॉब्लम्स जो है वो अगर उसको एक अलग प्रोविंस के तौर पे बना दिया जाता है। अब आ जाए आप कराची के ऊपर। कराची का जो अर्बन और नॉन अर्बन, कराची के सिंध के मामले को एहतियात के साथ डील किया जाना चाहिए, मेरी ये तजवीज़ है। मैं इसीलिए ऑर्गेनिक डेवलपमेंट और इंडिया में ये डेवलपमेंट एक बहुत अच्छा मॉडल है कि आप आहिस्ता, आज अगर आप 2 या 4 नए सूबे बना दें, उसके 2 साल बाद 3 साल बाद उनकी परफॉर्मेंस, वहां की जो इकोनॉमी, इस वक्त देखें पंजाब का 70% बजट लाहौर में लगता है। बहावलपुर जो है वो पंजाब की पॉपुलेशन का 14%, एरिया का 24% है और वहां कभी NFC अवार्ड 1% से ज्यादा नहीं गया। मतलब ये जो डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती हैं डेवलपमेंट के अंदर, और पूरे चारों सूबों में यही प्रॉब्लम है कि 4 सूबे जो है वो 4 शहरों के सूबे बन चुके हैं। इसलिए अगर एक दफा एक अच्छा मॉडल बनेगा तो फिर खुद बाकी जगहों के लोग कहेंगे। अभी भी अगर मैं अभी सिंध वाले कहते हैं हम कराची नहीं रखना, हम कराची को अलग नहीं होने देंगे, वो सिंध वाले नहीं कहते, वो कराची के हुक्मरान कहते हैं जिन्होंने कोठियां वहां जाके बिल्कुल सियासी इत्तेफाक राय से और लोगों की राय लेने के बाद ये सब करना चाहिए, जिससे ये सूबाई इकाइयाँ फ़ायदा भी उठाएंगी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ के लिए हुकूमत से ज़्यादा बड़ा सरदर्द जो है वो पार्टी का इंटरनल डिवाइड है। सलमान अकरम राजा साहब ने गुज़श्ता रोज़ ट्वीट किया। उन्होंने ये कहा कि सेक्रेटरी जनरल के अहदे से मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। बहुत से हमले मुझ पर पार्टी के अंदर और बाहर से हुए, लेकिन मैंने सस्टेन किया। बट जो रीज़निंग समझ आई वो यही है कि उनका ये तासुर था कि जो लीगल प्रैक्टिस है उनकी वो सफ़र कर रही है पार्टी अहदे की वजह से। ये भी रूमर्स फैले कि अलीमा खान साहिबा से गालिबन उनकी कोई तल्ख कलामी हुई है, जिसको डिनाई किया अलीमा खान साहिबा ने। उन्होंने ये कहा कि वो राजा साहब हमारी फैमिली की तरह हैं। अब साथ साथ जो दीगर इशूज़ हैं उसमें से बाई इलेक्शंस के हवाले से अनडिसाइडेड है PTI अब तक। आज अलीमा साहिबा ने यह कहा कि आज रात तक इस पर फैसला किया जाएगा। ये भी कहा कि कई महीनों बाद बैरिस्टर गौर की और दीगर पार्टी अहदेदारान की मुलाकात हुई है खान साहब से, और साथ कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े देने के हवाले से अब फैसला हो गया है। तो एक अपोजिशन लीडर का इशू जिस पे अचकज़ई साहब का नाम आता है और इस पर भी 2 आरा इमर्ज कर जाती हैं। फिर बाई इलेक्शंस पर भी PTI अनडिसाइडेड दिखाई देती है, क्योंकि उज़मा खान साहिबा ये कहती हैं कि खान साहब की अपनी डायरेक्शन थी कि हिस्सा नहीं लेना ज़िमनी इंतखाबात में, लेकिन पॉलिटिकल कमेटी ने कुछ और फैसला कर लिया। किस तरह मैनेज करेगी PTI इन तमाम मसाइल को, इस पर गुफ्तगू करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद अवैस साहब ज्वाइन कर रहे हैं। नून लीग के रहनुमा कमरुल इस्लाम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। सलमान राजा साहब ने जो ओहदा छोड़ने का ऐलान किया है, क्या वजूहात हैं इसके पीछे? रूमर तो ये कहता है कि गालिबन कोई बहस भी हुई है जिसकी डिनाइल भी आ गई अलीमा खान साहिबा की तरफ से। तो इतने क्रूशल मोमेंट पे जब पार्टी पहले ही इंटरनल डिसिप्लिन को इंटैक्ट रखने में मुश्किलात का शिकार है, ये इस्तीफ़ा आने की क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस है कि उनको जब पब्लिक लाइफ में आते हैं और पार्टी जब एक ऑपोजिशन रोल प्ले कर रही हो तो बहुत बड़ी क्राइसिस होती हैं, उसमें बहुत सारा स्ट्रेन होता है, उसके ऊपर प्रेशर होता है, उन सबको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो कोई ऐसी वजूहात होंगी इंटरनली, लेकिन मैं ख्याल इस्तीफ़ा तो अभी तो उन्होंने इस्तीफ़ा जो है वो उनको फिलहाल वापस ही ले लिया। अभी तो उनका
मंजूर भी नहीं हुआ और वो उन्होंने खुद भी वापस ले लिया। अच्छा, और इसके अलावा जो ये तनाज़ा था अहमद साहब के ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना, इस पर अलीमा खान साहिबा ने कहा आज रात फैसला हो जाएगा। उज़मा खान साहिबा ने यह कहा कि खान साहब की वाज़ेह हिदायत थी कि अगर हम कंटेस्ट करते हैं तो एक जवाज़ मिल जाएगा जो कार्रवाइयाँ हमारे अरकान के ख़िलाफ़ हो रही हैं उनको। तो पॉलिटिकल कमेटी ने इससे एग्री नहीं किया। फिर मेरे ख्याल में आज रात को हतमी फैसला हो जाएगा। अब जब तक फैसला नहीं होता है तो मैं इस पर कमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि कोई हमें इसी वॉक ओवर उनको देना नहीं चाहिए ज़रूर। और ये जाहिर है, इसमें कोई शक नहीं है कि मैसिव रिगिंग होगी उसके अंदर भी। अच्छा, दोनों फोर्सेस जो हैं, एस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत, ये मिल के ओपन रिगिंग करते हैं क्योंकि ताकत इनके पास है। और पीटीआई को तो कैंपेन भी करने नहीं दे रही, पहले भी करने नहीं दी थी नेशनल इलेक्शन के अंदर भी, और अब भी यही कैफियत है। तो इसलिए इसके बावजूद इनको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, और ताकि ओपन डेमोन्स्ट्रेशन जो है पाकिस्तान के आवाम के सामने, क्योंकि पाकिस्तान के आवाम तो कन्विंस है, वो सब के सब अटैच्ड हैं भुट्टो ये इनके साथ, इमरान खान के साथ। वोट जो हैं इमरान खान के हैं, उनको मालूम है। लेकिन जो कंडीशन उन्होंने पैदा की हुई हैं, तो उसके पेश नज़र जो है एक ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। रूल ऑफ लॉ तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर, आइन की बालादस्ती ख़त्म हो चुकी है और डेमोक्रेसी का ढोंग रह गया बाकी सिर्फ। और इसके अलावा ऐसे हालात में अहमद साहब आप कायमा कमेटियों से भी इस्तीफे दे रहे हैं? जी, वो तो इस्तीफे कमेटी से इसी वजह से एक एहतजाजन है ना कि हम कमेटियों में भी, ठीक वहाँ पे अब ठीक है वी आर द मेंबर, लेकिन हम पार्टिसिपेट नहीं करते इन एक्टिविटी के अंदर। पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, सवाल ये है कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं ये डिनाई कर लें ताकत के बलबूते के ऊपर, और ये प्रेशराइज हमें करें कि हम भी उसको एक्सेप्ट कर लें, तो पीटीआई एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है, पॉइंट आ गया। ग्राउंड रियलिटी ये है। सही, मैं आता हूँ आपकी तरफ। कमर साहब, ये जो हमने कल 9 मई केसेस में सज़ाएं देखी हैं होते हुए, लीडरशिप हो, कारकुनान हो, 10-10 साल की सज़ाएं, इसके बाद में अब खान साहब ने जो आज की डेवलपमेंट है वो ये है कि सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, इसके अलावा सुपरिटेंडेंट जेल साहब जो हैं, उनके अलावा 8 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमे के लिए दरख्वास्त दी है CPO साहब को। उन्होंने ये कहा कि जो एक प्रिजनर के हकूक़ होते हैं आप उनको वो भी नहीं दे रहे, और जो उनका जेल सेल है उसमें ना सनलाइट है ना रोशनी है, अहले खाना को मुलाकात नहीं करने दी जाती। तो इतना जुल्म ढा रहे हैं PTI पे आप? देखें, आपने अभी जो बात कही ये हम इसके हक में बिल्कुल नहीं है कि सजाएं होता देखें। आपने कहा ना कि सजाएं होते देख रहे हैं, लेकिन जो सजाएं हो रही हैं वो 9 मई सब ने देखा था। हमारे खिलाफ तो वो वाले मुकदमात भी हुए जो वकूआ था ही नहीं। यानी राना सनाउल्लाह साहब का केस देख लें, जो वाकया नहीं था और उसको इस तरीके से लिखा गया कि जी गाड़ी रोकी और फिर राना साहब ने खुद इशारा करके बताया कि इस बैग में जो है वो 10 किलो हीरोइन है, और फिर उस 10 किलो हीरोइन की थैलियां पड़ी हुई हैं और वो निकाली गई। तो ये तो एक वकूआ हुआ। इसमें यह जरूर कहा जा सकता है कि एक शख्स ए ने तीली लगाई थी तो वो तीली नहीं लगी, और जो आग दरअसल लगी वो बी से लगी और ए की तीली जली नहीं थी, या पर्सन ए ने छोटा पत्थर या गीटा मारा था और पर्सन बी के से शीशा टूटा था, लेकिन मामला जो है वो सजा एक होगी। इस किस्म की तो डिबेट की जा सकती है, लेकिन ये कहना कि वो वाकया नहीं हुआ, ये कहना कि उसके लिए प्लानिंग नहीं थी, ये कहना कि उसके लिए पहले से सोचा हुआ नहीं था कि जब जैसे ही गिरफ्तारी होगी उसके बाद जितनी वीडियोस मौजूद हैं, जितने मुकालमे मौजूद हैं, वो यही कमर साहब अलीमा खान साहिबा ये कहती हैं कि मेरे जो साहबजादे हैं, एक का बिजनेस से ताल्लुक़ है, एक स्पोर्ट्समैन है, और 1.5-2 साल गुजरने के बाद वो भी 3 MPO के तहत जो कॉलोनियल लॉ है उस पर अगर ये कार्रवाई होती है तो फिर हर कोई ये सवाल करता है कि ये सियासी नौयत की है, इसके अलावा क्या है ये? देखें, 3 MPO जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के मुतल्लिक़ है और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, और वो कोई
मौजूदा हुकूमत ने ना आईनी अमेंडमेंट करके वो कानून बनाया था, ना कोई वो गुज़श्ता 2 साल या 1 साल की पैदावार है। ये पाकिस्तान के क़याम के वक्त का चल रहा है और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अब देखें उससे भी पहले का है, लेकिन चलें हम पाकिस्तान की उस तारीख के साथ रखते हैं उसको। तो ये इस्तेमाल होता रहा है, यानी ये इनके दौर में भी इस्तेमाल होता रहा है। और जहां जहां पब्लिक ऑर्डर, अब आप इस तारीख को देख लें दूसरी तरफ से कि 2014 के धरने से अगर आप शुरू करें, उससे पहले को चले हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो वहां पे भी कितने पुलिस अफसरों के सर खुले, क्या क्या नहीं हुआ, कब्रें भी खोदी गई और जो रेड जोन थी उसको बनाया गया। और उस वक्त भी उस वक्त की हुकूमत का यही था कि आए मुज़ाकरात करें, और मुज़ाकरात से बल्कि सो मच हो कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब की एक क़यादत में टीम बनाई गई और उनके फैसलों से पीछे हटा। फिर आप देखें कि जब हम अपोजिशन में थे, हम मातूब थे, तो तब भी लीडर ऑफ द हाउस ने खड़े होकर हाउस में, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने हाउस में कहा कि जनाब वज़ीर आज़म आए मिसाके मशीद करते हैं जी। फिर जब आज हम हुकूमत में तो हमारी भी यही ऑफ। कमर साहब फिर मुझे शॉर्टली बताएं, मुझे शॉर्टली बताएं, मुझे शॉर्टली, ठीक है, मुझे शॉर्टली बताएं ना जी। मैं एक जुमला कि ये बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का चलें, मुझे जब हमले किए जाए, ठीक है, मुझे शॉर्टली ये बताएं कि अगर खान साहब सिस्टम को मान के खामोश हो जाएं और आप उन्हें कोई हाउस अरेस्ट में रख लें तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर ये कार्रवाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। देखें, ये बड़ी जहाँ हुकूमत ने हमेशा सियासी अमूर पे, न सिर्फ हुकूमत ने बल्कि इत्तेहादी जमातों ने गुफ्तगू को, बातचीत को टॉप तरजीह दी है और बार बार कहा है। यानी सिर्फ टीवी टॉक शोज में नहीं कहा, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या जलसों में नहीं कहा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे जहाँ पे एक एक लफ्ज जो है वो रिकॉर्डेड होता है, वहां पे कहा गया कि बातचीत। लेकिन माइनस ये जो रियासत की असास पे हमला किया गया दफाई अदारों पे, इस बारे इसमें चूंकि ये एक लीगल प्रोसेस है, वो तो हो गया ना, वो तो हो गया। मैंने ये जेल के हवाले से खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया। असद कैसर साहब कह रहे हैं मेरे पास जो है वो ज़मानत मौजूद है पेशावर हाई कोर्ट की, उसके बावजूद इस्लामाबाद वाले घर पे रेड कर दिया आपने। न्याजुल्लाह खान न्याजी एडवोकेट जो हैं वो कह रहे हैं मेरे घर पे पुलिस ने रेड कर दी। तो हर चीज़ को 9 मई से जोड़ रहे हैं। जो हुकूमत का इख्तियार है, ठीक, मसलन जो जेल की डिक्लेयर करना या सब जेल डिक्लेयर करना या कैदी को कहाँ रखना, ठीक, ये हुकूमत का इख्तियार है। वहां तक तो हुकूमत शायद कोई ऐसा मौका आए तो उसे अपना इस्तेमाल करे भी, लेकिन जो अदालतों का इख्तियार है, जो कानून की लॉ का एक तरीकाकार है, उस पर कोई ठीक जो है वो टॉलरेंस। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अहमद साहब, आपने सुन लिया, नो टॉलरेंस होगी अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने की कोशिश होगी। अब इस पर सबके मशवरे यही हैं। सुहेल वड़ाइच साहब ने जो बात की उसका रिबटल आ गया, लेकिन अंसार अब्बासी साहब ने भी कहा कि पॉसिबिलिटी उसके बाद ही कुछ बनेगी आपके लिए अगर आप एक्नॉलेज कर लें, माफ़ी मांग लें। स्पीकर का ऑफिस खुला हुआ है, राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं, तलाल चौधरी साहब ने भी कहा अगर आपने गुफ्तगू करनी है लेकिन एक्नॉलेज करें पहले अपने कोट एंड कोट क्राइम्स को। देखिए, पहली बात तो ये, अभी मैं उससे पहले थोड़ी सी ये बात कर दूं, जब ये बात हो रही थी, राना सनाउल्लाह के घर के ऊपर कौन सा हमला हुआ और उस हमले के ऊपर 10 साल सजा किस कानून के तहत दी? क्या वो कोई GHQ का कोई सब ऑफिस था, कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का कोई सब ऑफिस था, कोई स्पेशल एजेंसी का कोई इनका कम घर जो है वहां से कोई ऐसा वैसा घर पे तो किसी के भी हमला हो जाए तो क्रिमिनल ऑफेंस होता है ना? नहीं, क्रिमिनल ऑफेंस तो हमले का होता है, नहीं वो एंटी टेररिज्म एक्ट किस तरह उसके ऊपर अप्लाई करेगा। और ये शायद बात सुनिए, एंटी टेररिज्म एक्ट जो है ना वो बना हुआ है जो टेररिस्ट होते हैं। आप सियासतदानों को टेररिस्ट बना रहे हैं। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं और क्या निजाम इस मुल्क का चल रहा है और ये इससे क्या हासिल करना चाह रहे हैं? ये जो तो वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं राना सनाउल्लाह जब आप हुकूमत में थे तो आपने उनको ड्रग लॉर्ड बनाने की कोशिश कर दी थी कि 17-18 केजी वो इन्होंने तो लेके अपनी गाड़ी में फिर रहे हैं। वो भी मेरी बात सुने, वो 18 केजी बात सुनिए ना,
रिकॉर्ड तो स्टेट करे ना। राना सनाउल्लाह के ऊपर जो केस बना था और जो रिकवरी डाली गई थी और जो रिकवरी उनसे कहते हैं हुई थी, वो केस किसने किया था? जो नारकोटिक्स का डिपार्टमेंट है वो टोटली जो है वो फौज के कंट्रोल में है। अच्छा, उसका चेयरमैन जो है फौजी है, उसका शहरियार साहब ने ये नहीं कहा था कि मैंने जान डायरेक्टर जो है फौजी है। हाँ जी, शहरियार अफरीदी साहब के स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं जो उनकी स्टेटमेंट तो आप छोड़िए ना, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि वो तमाम का तमाम जो था ये कंप्लीटली फौज के कंट्रोल में है, अभी भी है, पहले भी था। अच्छा, आपको केस डाला था या नहीं डाला था तो ये फैसला उनके है। नहीं अहमद साहब, ये तो आसान है ना कि सवाल ये है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें। अगर गालिबन शहबाज शरीफ साहब अगर ये कोई कह दें, देखिए, अगर उस वक्त हाँ, अगर कोई पिछली दफा पहले कोई किसी वक्त भी कोई तो कोताही हुई हो, ठीक है, तो क्या इसका मतलब है कि उससे बढ़ के अब फिर रिजेक्ट की जाएगी? बिल्कुल, क्या निजाम इस तरह चलेगा मुल्क का? बिल्कुल। बात देखिए ना, सवाल यह है कि कहीं पे हम गलती को गलती कहेंगे, उस वक्त कहेंगे कि हम गलती को दोहराएंगे नहीं। अगर उससे बड़ी गलती आप करेंगे ट्रू, तो फिर कौन सी गलती रह गई? वो माफी पर अब आ जाएं कि उसका जो आर्गुमेंट होता है, होगा? अब दो ही रास्ते हैं ना, या एक्नॉलेज कर लें या फिर एहतजाजी तहरीक शुरू करें। दोनों में क्लैरिटी नजर नहीं है। एक्नॉलेज किस बात की करें? एक्नॉलेज हम किस बात की करें? अगर कानून शिकरी को एक्नॉलेज करना है, ठीक, तो फिर शुरू हो जाए, फिर आयन की जो आयन शिकरी जो हुई है वहां से शुरू हो जाए। ये आयन से जो वायलेशन हुई है ग्रॉस, क्या इसकी माफी, अगर माफियों पे चलना है तो फिर इसकी माफी उससे पहले एक तो मांग ली ना, रूल ऑफ लॉ को आपने रूल ऑफ अथॉरिटी से बदल दिया। तो असद कैसर साहब ने कह दिया कि जो बाजवा साहब को हमने एक्सटेंशन देके उसी निज़ाम को मजबूत कर दिया जिसको आप फिल वक्त कंडेम कर रहे हैं, उस पर तो पीटीआई ने माफी मांग ली। ठीक है, मांग ली ना, तो ये भी मांगे। ठीक है, अब इन्होंने जो वायलेशन की है पाकिस्तान के आइन के साथ, जो कुछ हुआ है अब तक, इलेक्शन की रिगिंग में जो कुछ हुआ, ठीक, ये भी एक के बाद ये तो माफियों का सिलसिला बहुत लंबा है। अगर ये शुरू हो गया तो ठीक करें, इसी तरह से करें, आइन की हुकूमत तो आए पाकिस्तान। चले अहमद साहब, मुझे शॉर्टली बता दें, मैंने फिर कमर साहब से जवाब लेना है कि ये जो स्पीकर ऑफिस की तरफ से आपको एक इन्विटेशन आया कि हमसे बात करें, बैठें, इसको यूटिलाइज क्यों नहीं किया? यह कोई तरीका नहीं है बातचीत करने का। ठीक, बातचीत होती है सीरियसली। देखिए, मैग्नानिमिटी हमेशा हुकूमत को दिखानी होती है, और वो आप अगर मैं पीछे आपको ले जाता हूं, भुट्टो साहब के जमाने में जब हंगामे शुरू हुए थे, तो हंगामों की बुनियाद जो थी इलेक्शन रिगिंग थी, और जब बहुत बढ़ गए तो भुट्टो साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर TOR बनाई और ऑफर किया अपोजिशन को, ठीक है, कि हम इसके मुताबिक आए, बैठे आपसे बातचीत करते हैं। फिर दोनों टीमें बैठ के बातें की, और खुद भुट्टो साहब भी बस वक्त कम है, ऑपोजिशन की टीम भी जवाब ले लूं कमर साहब से। कमर साहब, आपने आर्गुमेंट सुन लिया, इसको शॉर्टली रिस्पॉन्ड कर दें। और 26वीं तरमीम के बाद जो 27वीं तरमीम पे अब हम है, इसमें अब क्या हुकूमत ने प्लान किया? कोई ड्राफ्ट है इन प्लेस या ये सब रूमर्स हैं? सबसे पहले तो मैं अहमद अवैस साहब माशाल्लाह कानूनदान है और बहुत मंजे हुए कानूनदान है। वहां पर जब एंटी टेररिस्ट एक्ट लागू होता है तो उस पर यह नहीं कहा जाता कि ये करने वाला कौन है, यानी दहशत गर्दी फैलाना, दहशत फैलाना। आप किसी के घर पे जहां मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं, वहां पे हमला कर दें आप, और आग लगाने की कोशिश करें और सब कुछ तोड़ फोड़ दें, तो वो दहशत गर्दी नहीं तो और क्या है? ये कौन सी सियासी एक्टिविटी है जी? पॉलिटिशियंस आप मियाँ वाली बेस पे और सरगोदा बेस पे हमला कर दें और कहें जी ये तो सियासी लोगों के खिलाफ दहशत गर्दी है, तो बात उस एक्ट में होती है। हमने तो ये कान पक गए थे सुन के फेस नहीं केस देखेंगे, तो अब जब केस देखने का टाइम आया है तो अब कभी कहा जाता है कि जी ये तो पॉलिटिशियन है, ये तो मेंबरान असेंबली है। चलें, मेरे पास वक्त कम है, तरमीम पे आ जाए और नए सूबों के हवाले से बता दें। नए सूबों 27वीं आईनी तरमीम के मुतल्लिक अभी तक जो कुछ है, ठीक है, वो महज मफरूजे हैं, वो महज अजम्पशंस हैं। नए सूबे भी और अभी तक ताहाल अभी तक ऐसे वैसे नए सूबे बनाने में कोई हर्ज नहीं है प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव, लेकिन उसमें पाकिस्तान के पास इसकी ग्राउंड नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। कोई चीज सही, बहुत शुक्रिया। अहमद अवैस साहब, कमरुल इस्लाम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।